नमस्कार, टाइम्स टॉप भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे टाइम्स टॉप 100 के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों पर बम्पर वोटिंग, कुल 64.42% वोटिंग हुई। यूपी में दूसरे चरण में सहारनपुर में सबसे ज्यादा 67% मतदान हुआ, मुरादाबाद में 64 तो रामपुर में 7% मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ। 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। गोवा में एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर मतदान संपन्न है, कुल 79.16% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट, दोनों चरणों में एसपी गठबंधन को समर्थन, जनता बीजेपी से कह रही है गो बैक गो। पंजाब के जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, ये लोग शहादत पर सवाल उठाते हैं। जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी का चन्नी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि पुलिस ने आज भी सुरक्षा नहीं दी, मुझे मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। जालंधर में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रैली में मौजूद रहे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस से नेताओं को नहीं पता कि हवा में म्यान ऊपर करते हैं या फिर तलवार। पीएम मोदी की वजह से 2 बार हेलीकॉप्टर रोकने पर भड़के चन्नी, कहा कि मैं सीएम हूं, आतंकी नहीं। होशियारपुर जाने से रोके जाने पर सीएम चन्नी बोले कि पहले जाने की मिली थी अनुमति, लेकिन पीएम के दौरे की वजह से बाद में लगा दी गई थी रोक। आज राहुल गांधी का पंजाब दौरा, पटियाला, मनसा और बरनाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज प्रियंका गांधी की मणिपुर में वर्चुअल रैली होगी। पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। रोपर, रूपनगर और अमृतसर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका। सिद्धू ने राहुल गांधी से वचन मांगा है कि कहा, अगर हमारी सरकार और मैं प्रधान रहा तो किसी एमएलए के बेटे को आप चेयरमैन नहीं बनाएंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा था हिंदू कभी पंजाब का सीएम नहीं बन सकता। बीजेपी का आरोप, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर के शिकायत की। पंजाब में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लुधियाना में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कासगंज में जनसभा होगी। फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज और लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तर प्रदेश के औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैनपुरी, कानपुर में पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में जनसभा को संबोधित किया, कहा कि पूरा बुंदेलखंड बीजेपी के साथ है। बीजेपी सरकार ने वीरों की भूमि को खोया गौरव लौटाया। बाराबंकी की रैली में जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा कि समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार का विकास करना चाहती है। अखिलेश यादव आज रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर और उन्नाव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का बिजली के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी ने छात्रों को फोन और टैबलेट बांटने का विरोध किया, कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव, बेटे अब्बास ने मऊ सदर सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या का कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा। टाइम्स टाउन ऑफ भारत से कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार उसे सत्ता से बाहर करेगा। वाराणसी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल पर्चा भरने एम्बुलेंस से पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का इलाज भी किया। बेरोजगारी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा कि पेपर लीक के नाम पर हड़ताल हो रही है और इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। ब्रीज मामले पर आज विधानसभा का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग होगी। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अगले कुछ दिनों में जेल में होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों का खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि मैच तो होने दो, अभी तो बस टॉस हुआ है। परिवारवाद पर नीतीश के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री परिवारवादी हैं, मंत्रियों को बर्खास्त करें नीतीश। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा, पुलिस से वायु सुरक्षा की मांग की।
चारा घोटाले में लालू यादव पर आज सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव पेश होंगे। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आज से चिराग पासवान का आंदोलन, कहा कि राज्यपाल में मिलकर के राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने वकील से कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, केंद्रीय विद्यालय में इजाजत है तो राज्य सरकारों की रोक आखिर क्यों। हिजाब विवाद में कर्नाटक सरकार सिर पर दुपट्टे के लिए जारी कर सकते हैं एसओपी। हिजाब मामले में नया मोड़, छात्राओं ने हाई कोर्ट से स्कूल यूनिफॉर्म से मिलते जुलते रंग का हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र के लातूर में हिजाब में समर्थन में एनसीपी का धरना प्रदर्शन किया। एनसीपी नगराध्यक्ष ने टीपू सुल्तान को देश के लिए आदर्श बताया। हिजाब विवाद में यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि एएमयू में तालिबानी सोच के छात्र हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाएं। एसपी नेता अबू आजमी के बेटे का जैन मुनि तरुण सागर का पर विवादित पोस्टर लिखा कि नंगे होकर के साधु ने विधानसभा के अंदर उपदेश दिया, तब मुस्लिमों ने कपड़े पहनाने की मांग नहीं की। कर्नाटक के हुबली में एक सरकारी उर्दू स्कूल में हिजाब पहने लड़की नजर आई। उनमें से एक लड़की अपना टाइम आएगा का मास्क पहनते हुए नजर आई। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के बाहर कुछ महिलाओं ने हिजाब पहनी, छात्राओं को फूलों से स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और भारतीय सेना का संयुक्त अभियान, AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। लखीमपुर के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो सकती है। हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर से जुड़ी हत्या समेत नई धाराएं। झारखंड के 24 में से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अफीमों की खेती मिली है। नशीले पदार्थ की तस्करी ने खुफिया विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ाई। दिल्ली के तिलक नगर में कथित रूप से 87 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बलात्कार हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जयपुर में एक्शन मोड में है ईडी। सिंडिकेट बैंक फ्रॉड केस में लिया है बड़ा एक्शन। हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भारी नकदी बरामद हुई है। ईडी ने इस बात की जानकारी दी। बिहार के मोतिहारी में असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। डीएम ने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र एटीएस को नहीं मिल रहे अधिकारी। डीजीपी संजय पांडे ने फेसबुक पर भेजा आवेदन, कहा कि एटीएस ज्वाइन करने पर 25% अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में मुस्लिम लड़की को 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ संस्कृत छात्र होने के लिए मिला है मेडल। गेट एग्जाम 2022 की आंसर की 21 फरवरी को जारी होगी। 17 मार्च को आएगा रिजल्ट। दिल्ली हिंसा में जुड़े पीएमएलए मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। पीएम केयर फंड्स पर आरटीआई के दायरे में लाने की गुहार। मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे सरकारी फंड बनाने से इनकार कर दिया। जनवरी 2022 में खुदरा बढ़कर के 6.01% हो गई है, जबकि दिसंबर 2021 में 5.66% थी। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई के साथ बातचीत जारी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक और मंत्रालय के बीच क्रिप्टो करेंसी को लेकर के तालमेल के साथ काम हो रहा है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक दिल्ली सरकार ने मुफ्त बस सेवा आयोजन पर 484 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब तक 48 करोड़ लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। एयर इंडिया को मिला है नया सीईओ। 51 साल के इकलर आईसी 1 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार में उतरी जियो। लक्समबर्ग के सीईएस के साथ बनाया जॉइंट वेंचर। अब सस्ता होगा खाने का तेल। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर टैक्स घटा करके 5% किया। देश भर में 15 से 18 साल के करीब 1.5 करोड़ बच्चे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। 12 से 18 साल के किशोरों को जल्द लगेगी नई स्वदेशी वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 586 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोविड के 192 नए मरीज मिले। 350 लोग डिस्चार्ज हुए। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का अहम फैसला। 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम और सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। 16 फरवरी से पश्चिम बंगाल में खुलेंगे सभी प्राइमरी स्कूल। स्कूल के लिए अलग से एसओपी जारी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध वापस ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में प्रदर्शन। ब्रसेल्स में सड़क यातायात ठप। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का हवाई सफर पर असर। कई एयरलाइंस कंपनियों ने यूक्रेन जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया।
यूक्रेन पर हमले होने की स्थिति पर G7 देशों ने रूस को दी गंभीर प्रतिबंधों की चेतावनी, कहा कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास जारी है लगातार। रूस के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति पुतिन को सलाह, यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिमी देशों से बात करने के लिए कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, यूक्रेन सीमा से पीछे हटने के लिए कहा। जर्मनी के चांसलर ओल्फ यूक्रेन के दौरे पर हैं, रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालात के बारे में चर्चा की। पेरू में बच्चों की 6 मिलीमीटर 7 में 7 बड़ों की मम्मी भी बरामद हुई। जर्मन सैनिक पहुंचे हैं और करीब 350 और ट्रूप तैनात किए गए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में आमने सामने है टकराई 2 ट्रेन दुर्घटनाओं में 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। ट्रंप बेचेंगे अपना होटल, न्यूयॉर्क में ट्रंप के होटल की डील करीब $375 मिलियन में होने की उम्मीद है। यमन में सऊदी अरब की बमबारी, यमन की सरकारी मीडिया का राजधानी सना स्थित दफ्तर तबाह हुआ। सूडान की राजधानी खुर्तम में जारी है प्रदर्शन, सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ महीनों से प्रदर्शन चल रहा है। विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में बोले पाक के पीएम इमरान खान, भारत और पाकिस्तान बातचीत से सुलझाएं कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान में सताए जा रहे अल्पसंख्यक कोर्ट के आदेश के बाद भी एनएपीए ने खाली नहीं की है कराची स्थित हिंदू जिम खाना की जमीन। यूएन में भारत ने कहा कि आतंकी साजिश के मास्टरमाइंडों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सिंगापुर के आसमान में दुनिया देखेगी भारत का दम, सिंगापुर एयर शो में घातक लड़ाकू विमानों के बीच गरजेगा तेजस। भारत और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच आज सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर। बंगाल क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 में मैदान में दर्शकों को अपने आने देने की इजाजत मांगी है। कोलकाता में होने हैं तीनों मैच। भारतीय टीम के बैटिंग कोच के विराट कोहली के फॉर्म पर कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज उनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही, पर मुझे नहीं लगता कि वो खराब दौर से गुजर रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पर मोहम्मद शमी ने कहा कि रोहित शर्मा बहुत समर्थन करते हैं और पूरा साथ देते हैं। आईपीएल ऑक्शन में इस बार सुरेश रैना किसी टीम में नहीं गए। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने कहा कि रैना को जाने देना मुश्किल था। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रैना पर कहा कि रैना को लिया जाना चाहिए था। बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी का नया रूप देखने को की तैयारी, बीसीसीआई ने करीब 40 नई पिच बनाने का फैसला किया। 27 मार्च को शादी करेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल, भारतीय लड़की विनी रमन से शादी रचाएंगे। फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट बॉलीवुड, दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। रोंगटे खड़े कर देगा फिल्म लव हॉस्टल का ट्रेलर, विलेन के रूप में नजर आए बॉबी देओल। ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार अजय देवगन, जल्द ओटीटी पर नजर आएगी अजय की फिल्म रुद्र। एक्टर अनिल कपूर को याद आए स्कूल के दिन, बचपन की फोटो शेयर करके फैंस को दिया चैलेंज। कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ मनाया वैलेंटाइन डे, एक दूसरे की बाहों में नजर आए दोनों। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने की सबा आजाद की तारीफ, ऋतिक की रूमर्ड गर्लफ्रेंड है सबा आजाद। तो ये थी तेज रफ्तार में 100 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में रायबरेली में सियासी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में आज अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। क्या है दूसरी पार्टियों का प्लान रायबरेली को लेकर के, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में तीसरे फेज की वोटिंग के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांटे की इस लड़ाई में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव सुबह करीब 11:30 बजे यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर फतेहपुर और उन्नाव में एक रैली करेंगे। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली में सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी नेताओं ने पूरा जोर लगाया हुआ है। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रताप यादव का मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह से है। उधर सूबे में दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म होते ही ट्वीट कर अखिलेश यादव ने 100 सीटें जीतने का दावा कर जनता का धन्यवाद किया। उधर सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, सुरक्षा से समृद्धि के लिए पड़ने वाला वोट प्रदेश को नवीन गति प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी भी 5 दौर का चुनाव बाकी है। 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसे सत्ता तक पहुंचाने का मन बनाया है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के गढ़ में सेंध मारने की जगत में है, तो वहां पर तैयारी की जा रही है। बीजेपी अखिलेश को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाएं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 स्टार कैंपेनरों के बूते बीजेपी ने अपने प्रचार की धार को और बढ़ा दिया है। आज सीएम योगी कासगंज में करीब 11:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो फिरोजाबाद में ठीक 12:30 पर उनकी मौजूदगी होगी। तो 1:30 बजे इटावा में और शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में होंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी शाम 5 बजे लखनऊ के बीटेक इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ योगी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए करीब 12:30 बजे औरैया की जनता को संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे मैनपुरी में होंगे, तो शाम 4 बजे सीसामऊ, फिर कानपुर में पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाएंगे। योगी और शाह उत्तर प्रदेश में चुनावी मोर्चा मजबूत करने में जुटे हैं, तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में 3 जनसभाएं करेंगे। तो 18 फरवरी को पंजाब में चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 फरवरी को वोट डालने से पहले सभी पार्टियों ने पंजाब के चुनावी संग्राम में पूरा ताकत लगा दिया है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा पंजाब में क्या है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्लान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंजाब में चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो भाई बहन और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल और प्रियंका गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी पंजाब में होगी। राहुल गांधी आज 11:15 बजे पटियाला में होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो करीब 2 बजे मनसा में कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो उधर मणिपुर में अपना वर्चुअल रैली खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी भाई राहुल का साथ निभाएंगी और रोपड़ और रूपनगर में डोर टू डोर अभियान करेंगी। तो शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए अमृतसर की जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील करेंगी। इधर कांग्रेस पार्टी में भाई बहन की जोड़ी ने पंजाब में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह 11 बजे केजरीवाल लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर रोड शो और जनसभा के जरिए जनता से अपनी पार्टी को वोट करने की अपील करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में नेताओं की जोर आजमाइश है, तो कई सियासी उलटफेर से चुनावी पंडितों के होश उड़ गए, क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से उनकी बत्ती गुल हो चुकी है। आखिर क्या है इसके पीछे का गणित, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से पिछले 5 बार से विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने पूरे सियासत में हलचल मचा दी है। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे के लिए सीट छोड़ दी है। मऊ सदर 356 सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे चुनावी मैदान में हैं और सुहेल देव समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सियासी उलटफेर से चुनावी पंडितों के दिमाग की बत्ती गुल है, तो एक दिन पहले ही सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने इस ओर इशारा किया था। नामांकन के वक्त मुख्तार अंसारी के बेटे ने पिता के चुनाव नहीं लड़ने का खुलासा जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पिता चुनावी मैदान में क्यों नहीं है। हाँ, इस बात का इशारा जरूर किया कि प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के लिए चुनाव कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी बीएसपी के टिकट पर घोसी विधानसभा से चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें फागुन चौहान के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। तो 2 बार देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की उड़ान जाने पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जमकर के भड़के। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि जानबूझकर उनका हेलीकॉप्टर रोका गया था। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को पीएम मोदी जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम का उधर कार्यक्रम था, तो इधर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पारा गर्म था, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। चन्नी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते ही उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। चन्नी ने ये तक कह डाला कि वो सूबे के सीएम हैं, न कि कोई आतंकवादी। उधर पीएम ने भी जालंधर की रैली में इस विवाद का जिक्र किया। चन्नी के मुताबिक पीएम के जालंधर जाने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को 1 घंटे से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पीएम के दौरे के चलते राज्य में नो फ्लाइंग जोन लागू किया गया था।
बाद में चन्नी होशियारपुर नहीं जाने की वजह से वापस लौट गए। चन्नी ने कहा कि वो सुबह 11 बजे तक ऊना में थे, लेकिन अचानक पता चला कि पीएम के दौरे की वजह से उनके विमान को उड़ान भरने की अनुमति को स्वीकार कर दिया गया। इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। इस वजह से मैं राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच सका। और पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का जो दर्द है वो सिद्धू के सीने में जस का तस बना हुआ है। प्रियंका गांधी की रैली में सिद्धू मंच पर नहीं गए तो होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने दो चूक कह करके एक वचन मांग लिया है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का जो दर्द सिद्धू को है, उसके दर्द की दवा न तो प्रियंका गांधी के पास है, न ही राहुल गांधी के पास, और न ही खुद सिद्धू के पास ही इस दर्द की दवा है। तभी नवजोत सिंह सिद्धू कभी बोलकर तो कभी चुप रहकर नाराजगी दिखाते रहते हैं। सोमवार को पंजाब के लुधियाना में राहुल गांधी के मंच पर सिद्धू बोले तो खूब बोले और लगे हाथों अपने दर्द का भी बयान कर दिया। फिर मंच पर बैठे राहुल से दो टूक कह डाला, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे मांगता हूँ, अगर हमारी सरकार आई तो मैं प्रधान रहा तो मुझे एक वचन दीजिए कि किसी विधायक के बेटे को आप चेयरमैन नहीं बनाएंगे। सभी चेयरमैन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा। जाहिर है ये सिद्धू का दर्द ही है जो वचन के रूप में राहुल गांधी के सामने बोल पड़े। लेकिन रविवार को प्रियंका की रैली के दौरान सिद्धू इतने नाराज दिखे कि मंच पर बोलने तक से इनकार कर दिया था। और देश भर में हिजाब की चिंगारी आग की तरह फैल रही है। अलग अलग राज्य में ये मामले सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बुर्के की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एक तरफ कर्नाटक से सुलगी हिजाब की आग देश भर में फैल चुकी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में बुर्का कंट्रोवर्सी ने भी जम ले लिया है। रामपुर में बुर्के में फर्जी वोटिंग कर रही मां बेटी दो महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाया है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लाभार्थी होने के कारण और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर मतदान कर रही हैं। ये पहले चरण में ध्यान में आ गया, तो दूसरे चरण से उन महिलाओं को बुर्का पहन कर जाओ और अपना परिचय पत्र मत दिखाओ, बिना परिचय दिखाए वोट करो, इसके लिए भड़काया जा रहा है। चुनावी पंडितों ने भी आगाह किया है कि हिजाब विवाद के बीच दूसरे फेज का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 9 जिलों में 50% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम हैं। फिलहाल दूसरे फेज के चुनाव के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है और इसके असर का पता 10 मार्च को ही चलेगा। बिहार के चारा घोटाले मामले में आज कोर्ट में फाइनल बहस का दिन है और लालू यादव समेत 99 आरोपियों के भाग्य का फैसला होना है। एक मिनट में पूरी खबर। चारा घोटाला मामले में आज क्या होगा लालू यादव का, क्या होगा लालू समेत 99 आरोपियों का। सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे मामले में आज सभी आरोपियों के भाग्य का फैसला होना है। आज कोर्ट सभी आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 29 जनवरी को मामले में बहस पूरी हो गई थी। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध की निकासी से जुड़े मामले में 10 महिलाएं भी आरोपी हैं। मामले में 4 राजनीतिज्ञ, 2 सीनियर अधिकारी, 4 अधिकारी, लेखा कार्यालय के 6, 31 पशुपालन पदाधिकारी स्तर के और 53 आपूर्तिकर्ता मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। सीबीआई ने मामले को साबित करने के लिए 575 गवाह पेश की हैं। बता दें कि लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के 5वें मामले में फैसला आएगा। 4 मामलों में 3.5 से 14 साल तक सजा सुनाई जा चुकी है। 4 मामलों में आधी सजा काटने के बाद लालू प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे। हाँ सर, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत पर अब वक्त हो चुका है सुपर 30 का। सुपर 30 में देखिए सबसे पहले देश की बड़ी खबरें।
लालू प्रसाद यादव से जुड़े डोरंडा चारा घोटाला मामले में आज फैसला आने वाला है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फैसले के वक्त लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में रहने के आदेश दिए हैं। करीब 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल होगी या बेल, इसका आज फैसला हो जाएगा। 5 जिलों में हुए चारा घोटाले में डोरंडा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सभी अवैध निकासी हुई थी। चारा घोटाला मामले के अन्य 4 मामलों में कोर्ट पहले ही लालू प्रसाद यादव को सजा दे चुकी है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इसके पहले सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया और कहा कि जब केंद्रीय विद्यालयों में इसकी इजाजत है तो राज्य सरकार रोक क्यों लगा रही है। हिजाब को लेकर विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिजाब वाली लड़की पीएम बनेगी, जिस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया कि भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। हिजाब मामले को लेकर विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने जैन संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इंस्टाग्राम पर फरहान ने जैन संत की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि जब किसी नग्न साधु ने विधानसभा में उपदेश दिया लेकिन किसी मुसलमान ने उन्हें नहीं रोका, तो फिर कर्नाटक सरकार या कोई और मुसलमानों के अधिकारों को लेकर फिर से लिखने वाला कौन है। भारत में जल्द ही 15 साल से कम के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। दरअसल सरकार के एक पैनल ने भारत बायोलॉजिकल की कोर्बीवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इसे DCGI के पास भेजा जाएगा। अगर DCGI इसे मंजूरी दे देता है तो ये 15 साल से कम के बच्चों को लगने वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी। बता दें कि भारत में भी 15 साल से ज्यादा के बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। और सुबह 30 में अब देखिए चुनावी राज्य की राजनीतिक बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। आज इसी कड़ी में शाह यूपी में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले शाह औरैया के दिबियापुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद सपा के गढ़ मैनपुरी में बरसेंगे। शाम 4 बजे कानपुर की सीसामाऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। फिर आर्य नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब पार्टियां तीसरे चरण की तैयारियों में जुटी हुई हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में रैली कर विपक्ष की घेराबंदी करेंगे। सीएम योगी की कासगंज में भी जनसभा होनी है, जहां वो सिरसागंज और जसराना विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम इटावा और कन्नौज में भी चुनावी रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली आने वाले हैं, जहां लालगंज में उनकी जनसभा होने वाली है, जहां वो सपा प्रत्याशी बचई सरोज के लिए वोट मांगेंगे। रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे अहम सीट रायबरेली है, जहां बीजेपी ने अदिति सिंह को उतारा है तो उनके सामने सपा के राम प्रताप यादव हैं। वहीं अखिलेश यादव फतेहपुर और उन्नाव में भी जनसभा करेंगे। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होना है, ऐसे में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में रहेंगे। जेपी नड्डा पंजाब में 3 सभाएं करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे मौर मंडी में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे नड्डा बलुआन पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा करेंगे। पंजाब की बलुआना विधानसभा सीट खास सीटों में शुमार है। यह सीट कांग्रेस के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। इसके बाद जलालाबाद में जेपी नड्डा चुनावी रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब चुनाव के लिए आज बड़ा दिन रहने वाला है। लगभग सभी पार्टियों के नेता पंजाब दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका और राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो रूपनगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। इसके बाद शाम को अमृतसर में चुनावी सभा करेंगी। राहुल गांधी 3 जगहों पर जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लुधियाना में रोड शो और जनसभा करेंगे। यूपी में विधानसभा के दूसरे चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इस दौरान कई शहरों में ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायत आई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखा, तो वहीं बीजेपी ने हिजाब पहनकर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। वहीं अब तीसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं।
उत्तराखंड और गोवा में भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तराखंड में 13 जिलों की 70 सीटों पर वोट डाले गए, जहां 64% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, तो वहीं गोवा के 2 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 79% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव में 301 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर विधायकों के बेटों को चेयरमैन बनाने का मुद्दा उठाया है। लुधियाना में राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने मंच से वचन मांग लिया। सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनती है और वो प्रधान रहे, तो किसी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाया जाए। ये पद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। सिद्धू के मंच से मांगे गए इस वचन के पीछे कहीं न कहीं पंजाब में उन्हें सीएम चेहरा घोषित न करने का दर्द है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर विवाद शुरू हो गया है। पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोकने पर चन्नी भड़क गए। चन्नी ने कहा कि वो प्रदेश के सीएम हैं, न कि आतंकवादी। चन्नी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से वो राहुल गांधी की रैली में नहीं जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें प्रचार करने से रोका गया। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र आज जेल से बाहर आ सकता है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष की जमानत आदेश में सुधार कर दिया, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के पिछले आदेश में कुछ धाराएं छूट गई थी, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गई थी। बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी राजस्थान विधानसभा का घेराव करने वाली है। बीजेपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घेराव में प्रदेश भर के कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे। बीजेपी इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रही है, जबकि सरकार ने इसकी संभावना को सदन में खारिज किया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों को मेंढर के पास से हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47, 1 मैगजीन, 2 पिस्टल और 2 पिस्टल मैगजीन मिली है। हथियार मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा पार से हथियारों की खेप भारत के इस इलाके में लाई गई हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की तरह इसे सुलझाना चाहिए। हमारा एकमात्र मुद्दा कश्मीर है और इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों को एक टेबल पर आकर सुलझाना चाहिए। भारत ने कहा है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। आखिरकार करीब 1 हफ्ते बाद कनाडा का एम्बेसडर ब्रिज खुल गया है। दरअसल कनाडा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी किए गए टीकाकरण का विरोध हो रहा था, जिससे ब्रिज पर ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन करते हुए इसे बंद कर दिया था। इस ब्रिज को खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की थी। बता दें कि दोनों देशों के बीच कारोबार के लिए ये काफी अहम ब्रिज है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां भी धूरी में प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली की, लेकिन यहां के मंच से वायरल हुआ एक वीडियो कांग्रेस को परेशानी में डाल गया। दरअसल यहां पर सिद्धू से भाषण देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने भाषण देने से साफ मना करते हुए चन्नी की ओर इशारा कर दिया, और जिसके बाद विरोधी कांग्रेस से सवाल पूछने लगी कि चन्नी सिद्धू में तलवार खींची है। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई, लेकिन वो सफाई किसी के गले नहीं उतरी। आप भी सुनिए। ते हुण बब्बर शेर कक्कड़ा लाला बब्बर शेर थोड़े विचारे है नवजोत तेरी सोच ते। पंजाब के धूरी में कांग्रेस का मंच सजा था। मंच से नवजोत सिंह सिद्धू को बब्बर शेर कहकर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। ते हुण बब्बर शेर कक्कड़ा लाला बब्बर शेर थोड़े विचारे है
नवजोत तेरी सोच ते। बैकग्राउंड में जनता सिद्धू के समर्थन में नारे लगा रही थी, लेकिन कैमरा जब सिद्धू की तरफ घूमा तो नजारा कुछ और ही दिखा। मंच पर ठीक सामने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैठी थी। पंजाब के सीएम चन्नी प्रियंका और सिद्धू के ठीक बीच में बैठे थे और जब सिद्धू का नाम पुकारा जा रहा था तभी सिद्धू खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़ते हुए भाषण देने से इनकार कर दिया, बल्कि भाषण देने के लिए इशारा चन्नी की ओर कर दिया। ते हुण बब्बर शेर कक्कड़ा लाला बब्बर शेर थोड़े विच आ रहा है। नवजोत तेरी सोच ते सिद्धू तेरी सोच ते जिन्ना दी थोनू बहुत सबरी बेसब्री तो इंतजार सी। इसी के बाद पंजाब में सवाल तैरने लगे कि सिद्धू ने प्रियंका के सामने ही ऐसा क्यों किया। क्या इसका कनेक्शन चन्नी के साथ चल रही नाराजगी से था? प्रियंका गांधी ने फौरन मौके की नजाकत को भांपा और मंच से ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लगातार हमारे नेता आपके लिए काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के कभी अलग अलग बयान भी आते हैं, कभी कोई गिला शिकवा होता है वो बोल देते हैं खुल के। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकती हूं कि यहाँ पे इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, इनके दिल में पंजाब है, पंजाबियत है। ये पंजाब को कभी धोखा नहीं दे सकते। आपस में लड़ लेंगे लेकिन पंजाब को कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चाई ये है। लेकिन देखें तो तीर कमान से निकल चुका था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे तो बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस में बंटवारा होने और कांग्रेस के टूटने तक का आरोप लगा दिया। आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो पर बाद में सफाई दी। हालांकि जो सफाई आई वो किसी के गले नहीं उतरी। कांग्रेस ने कहा कि सिद्धू का गला खराब था, इसी वजह से वो भाषण नहीं दे पाए। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सिद्धू के परिवार से रह रहकर चन्नी के विरोध में आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? पहले पत्नी फिर बेटी ने चन्नी को निशाने पर क्यों लिया था? कितने भी गरीब हैं जी, उन्होंने बैंक अकाउंट्स जरूर खोल के देख लो। 133 करोड़ तो उत्ते मिलेंगे, कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। पंजाब दा हालत मतलब काफी खराब है। 21 बंदा बचा सकता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल गांधी ने पंजाब दौरे पर जब सीएम के चेहरे के तौर पर चन्नी के नाम का ऐलान किया था तब सिद्धू वहां मौजूद थे। दोनों राहुल के सामने गले भी मिले थे। लेकिन सिद्धू को जानने वाले कहते हैं कि इसके बाद से ही वो आला कमान से नाराज चल रहे हैं और धुरी के मंच से आया उनका ये नया वीडियो उसी नाराजगी को हाथ जोड़ने वाले अंदाज में जता और बता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 5 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है, मतलब कि 70% चुनाव शेष है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के समर में दिग्गज अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 2 चरणों में बीजेपी को लीड मिली या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने यही जानने की कोशिश की। सुनिए। इस वक्त हम प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। पूरा दिन जो वो चुनाव प्रचार करेंगे उनके साथ हम मौजूद रहेंगे और इसी दौरान पहले और दूसरे चरण के मतदान जो हैं वो लगभग हो चुके हैं और क्या कुछ इसमें खास रहा, कितनी सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी करती है, तमाम सवाल जो हैं हम उनसे पूछेंगे। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे। पहला सवाल ये है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं लगभग और 113 सीटें हैं। इसमें कितनी सीटों पर आप मानते हैं कि बीजेपी आगे है या क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, यह चुनाव सुरक्षा और असुरक्षा के बीच में है, विकास और बर्बादी के बीच में है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना कि अपराधी प्रदेश बनाना, दंगा प्रदेश बनाना कि दंगा मुक्त प्रदेश बनाना, इन सारे मुद्दों को लेकर के है।
और एक तरफ वह लोग हैं जो गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को संरक्षण देना अपने राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता मानते हैं। दूसरी तरफ हम लोग हैं, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन है, जहां अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस नीति पर चलते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वह जैसे 2014 में भाजपा के पक्ष में था, 2017 में भाजपा के पक्ष में था, 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबके एक हो जाने के बाद भी भाजपा के पक्ष में था, उससे भी अच्छा चुनाव 2022 का है और इस 2022 से भी अच्छा चुनाव 2024 का होगा। देखिए, इस बार राम मंदिर का मुद्दा है ही, काशी विश्वनाथ का भी बात हो रही है, लेकिन इसी बीच में आप लोग मथुरा की भी बात कर रहे हैं। मथुरा क्या आप लोगों के एजेंडे में है या अब आप लोग लेकर आए हैं, और विकास के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर भी आप उसको और बढ़ाएंगे? देखिए, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये हमारे चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इन सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर हम थोड़ा सा कुछ करते हैं अच्छा, तो जो 1 लाख हमारे धार्मिक पर्यटक आते हैं वो 10 लाख हो जाते हैं, जहाँ 10 लाख आते हैं वहाँ 1 करोड़ हो जाते हैं। तो इससे रोजगार का एक बहुत ही सुगम रास्ता भी निकलता है। इसलिए श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कारण से, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनने के कारण से, और फिर चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन का विकास करने से, जो हमें उत्तर प्रदेश में करोड़ों रोजगार सृजित होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं, उसको हमारे विपक्षी और आप सभी मीडिया के मित्र दूसरे दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि तीर्थ स्थलों का विकास या किसी का विरोध नहीं है। तीर्थ स्थलों का विकास रोजगार सृजन का एक बहुत मजबूत माध्यम है। 14 फरवरी के दिन को सर कुछ लोग प्रेम के तौर पर मनाते हैं, और लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा कि भारत में 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा का अटैक हुआ था। 14 फरवरी के दिन ही। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं, राहुल गांधी खास तौर पर, उनके साथ के जो लोग हैं, 14 फरवरी को लेकर आज भी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और पूरी घटना को अलग तरीके से देखते हैं, जोड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है सपा, बसपा, कांग्रेस मुद्दों की दृष्टि से दिवालिया हो चुकी है। जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वही इस प्रकार की बयानबाजी करने का काम करता है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस हो या कांग्रेस जैसी सोच वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो लगातार पूरे देश और प्रदेश में कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है वही विचारधारा सही है। जिस विचारधारा को 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी विरोधी राजनीतिक दल का नेता नहीं स्वीकार करता था, मंदिर जाना हुआ समझता था कि उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लेकिन आज वही सब मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। और यह हम पहले भी करते थे, यह अब हम भी करते हैं। तो यह जो इनके अंदर परिवर्तन आया वो हमारी विचारधारा की जीत है। पूरे देश में सर हिजाब को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है। हिजाब कर्नाटक से शुरू हुआ और यूपी चुनाव तक पहुंच गया है। धार्मिक स्थलों पर ऐसे जो कोई भी धर्म का चिन्ह प्रयोग हो या फिर स्कूलों में, आप इस पूरे मसले को, पूरे इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब मुद्दे बिना सर पैर के हैं। अगर कोई कॉलेज विद्यालय है और उसका कोई यूनिफॉर्म है, हम भी विद्यालय में पढ़ने गए हैं, आप भी गए हैं, तो विद्यालय का जो यूनिफॉर्म होता है उसको जब पहन के जाते हैं तो बच्चे के रूप में जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमको भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा। अगर इसके बीच में अगर कोई घटिया राजनीति लाता है तो मुझे लगता है कि उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। और चलिए बात कर लेते हैं यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी वक्त छिड़ने वाले युद्ध की। रूस लगातार ये कहता रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का तो कोई इरादा है नहीं, लेकिन रूस ने अब यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सैनिकों की तादाद 1 लाख से बढ़ा करके 1,30,000 से ज्यादा कर दी है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि रूस
रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये हमला हवाई बमबारी के साथ शुरू हो सकता है। रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने राजनयिक स्टाफ को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटा रहे हैं। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हथियारों का जखीरा पहुंच चुका है। टैंक हमले के लिए तैयार है। रूस की एम्बेसी में सन्नाटा पसरा है। आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। रूस ने अब यूक्रेन को एक नहीं, दो नहीं, 3 तरफ से घेर लिया है। रूस ने अपनी सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यानी साफ है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मैराथन कूटनीति और सैन्य बैठकों का दौर जारी है। युद्ध को टालने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,30,000 से ज्यादा कर दी है। इससे पहले रूस ने सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस इस हफ्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यह हमला चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक के खत्म होने से पहले कभी भी हो सकता है। रूस इसी हफ्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो जाता है। यूक्रेन में यह रूस के एम्बेसी है, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कई देशों ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को पहले ही बंद कर दिया है। अपने लोगों से भी यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। ऐसे में रूस की एम्बेसी के आगे पसरा सन्नाटा भी यही इशारा कर रहा है कि रूस ने भी अपने लोगों को वापस बुला लिया है। रूस के इरादे पूरी दुनिया के आगे जग जाहिर हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए जहां नाटो के अंदर आने वाले देशों ने भी अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं अब यूक्रेन में रह रहे आम लोगों ने भी हथियार उठा लिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन की, जहां आम लोग हथियार उठाए नजर आ रहे हैं। रूस का सामना करने के लिए आम नागरिकों को भी एक सैनिक की तरह तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें हथियारों को लोड करना सिखाया जा रहा है। लोगों को निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई हथियार चलाना सीख रहा है। जंग हुई तो इसके भयानक नतीजे हुए। भारी आर्थिक नुकसान होगा, लोगों पर भी इसके घातक असर होंगे। इस बीच पश्चिमी देश भी रूस को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उसने यूक्रेन की सीमा की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के अन्य सदस्यों के साथ अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संबंध में जवाब मांगा था, जिसे रूस ने नजरअंदाज कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि रूस की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अगले 48 घंटों के भीतर एक बैठक बुलाई जाए। बैठकों का दौर जारी है। युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बॉर्डर पर बढ़ते सैनिकों की तादाद और हथियारों के जखीरों की तस्वीरों को देखकर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा काफी बढ़ चुका है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कनाडा से, जहां पर कनाडा में आपातकाल लागू कर दिया गया है। ये वजह क्या रही ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर, 50 साल में पहली बार कनाडा में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पीएम ट्रूडो ने इस बात की जानकारी दी है। कनाडा में आपातकाल लागू कर दिया गया है। वहां के लोग भी हैरान हैं क्योंकि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कनाडा में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पीएम ट्रूडो ने यह इमरजेंसी एक्ट लागू किया है। सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि कनाडा में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी। 50 साल बाद आपको बता दें कि पहली बार कनाडा में ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी एक्ट लागू किया हो। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलते होंगे।